हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 31 अगस्त 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय ई वाणिज्य कंपनी Picodi.com के सर्वेक्षण में भारत औसत मासिक वेतन की वैश्विक सूची में कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन ए 81, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 63। देखिए, प्रति माह 32,800 रुपये यानी $437 के औसत वेतन के साथ इस मामले में भारत का दुनिया भर में 106 देशों में 72वां स्थान रहा है। इस सूची में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। Picodi.com की एक रिपोर्ट में यह सामने आया है। डिस्काउंट कूपन प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय ई वाणिज्य कंपनी Picodi.com के सर्वेक्षण के अनुसार स्विट्जरलैंड $5,989 यानी 4,49,000 रुपये के औसत मासिक वेतन के साथ शीर्ष पर है। सूची में 2,700 रुपये यानी $36 के औसत मासिक वेतन के साथ क्यूबा सबसे नीचे स्थान पर रहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 72वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में चीन द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पीड़ितों की सेवा करने गए कौन से भारतीय चिकित्सक की कांस्य प्रतिमा का अनावरण चीन में किया जाएगा? ऑप्शन ए विधान चंद्र रॉय, ऑप्शन बी डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस, ऑप्शन सी तिरुवेंगमिलाई से सुंदराराजन, ऑप्शन डी डॉक्टर रामचंद्र विठल लाड। देखिए, प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस के योगदान को आज भी नहीं भुलाया जा सकता है। उनकी सेवाओं को आज भी चीन सलाम करता है। डॉक्टर कोटनिस की कांस्य प्रतिमा उत्तरी चीन में एक चिकित्सा स्कूल के बाहर स्थापित किया गया था। इसका अगले महीने अनावरण किया जाएगा। चीन में यह कदम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और चीन के संस्थापक माओत्से तुंग की अगुवाई में हुई चीनी क्रांति के दौरान पीड़ितों की सेवा करने में डॉक्टर कोटनिस के योगदान के प्रति आभार प्रकट करता है। सरकारी मीडिया में यह जानकारी दी गई है। डॉक्टर कोटनिस महाराष्ट्र के सोलापुर के रहने वाले थे। वे 1983 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन के लोगों की मदद के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भेजे गए 5 सदस्य चिकित्सकों के दल में शामिल थे। कोटनिस 1942 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में शामिल हो गए थे और उसी वर्ष उनका निधन हो गया। तब वे 32 वर्ष के थे। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की खबर के मुताबिक डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की कांस्य प्रतिमा का सितंबर में सिजुआजोगांव में मेडिकल स्कूल के औपचारिक रूप से अनावरण किया जाएगा। उन्हें चीन में के दिहुआ के नाम से जाना जाता है। चीनी क्रांति के मुश्किल दिनों में कोटनिस की चिकित्सा सेवा की चीनी नेता माओत्से तुंग ने काफी सराहना की थी। उनकी सेवाओं को याद करते हुए देश के अनेक शहरों में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। सिजुआजुआंग के दिहुआ मेडिकल साइंस सेकेंडरी स्पेशलाइज्ड स्कूल के अधिकारी लियू वेनेजू के अनुसार 1992 में स्कूल की स्थापना के बाद से 45,000 से अधिक मेडिकल पेशेवरों ने यहां से स्नातक किया है। उन्होंने कहा कि सभी नए छात्रों और कर्मचारियों को डॉक्टर कोटनिस की प्रतिमा के सामने शपथ लेनी चाहिए। वे उनकी ही तरह काम करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रिटेन की द्वितीय विश्व युद्ध की जासूस लंदन में स्मारक फलक पाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी? ऑप्शन ए सरस्वती राजमणि, ऑप्शन बी नूर इनायत खान, ऑप्शन सी दुर्गा देवी दास, ऑप्शन डी सहमत खान। देखिए, ब्रिटेन की द्वितीय विश्व युद्ध की जासूस नूर इनायत खान को शुक्रवार को भारतीय मूल की पहली महिला बनी जिन्हें मध्य लंदन में उनके पूर्व पारिवारिक घर में स्मारक ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया। इंग्लिश हेरिटेज धर्मार्थ संगठन द्वारा संचालित ब्लू फ्लैग योजना प्रख्यात लोगों और संगठनों को सम्मानित करता है जो लंदन में किसी खास भवन से जुड़े होते हैं। खान की पट्टिका ब्लूम्सबरी में 4 डेविटॉन स्ट्रीट पर पहुंची जहां वह 1943 में नाजी के कब्जे वाले फ्रांस के लिए रवाना होने से पहले रहती थी। वो ब्रिटेन के स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के लिए अंडरकवर रेडियो संचालक के तौर पर वहां गई थी। नूर भारतीय सूफी संत हजरत इनायत खान की बेटी एवं 18वीं सदी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की वंशज थी, जिनकी 1944 में दाऊद यातना शिविर में हत्या कर दी गई और उन्होंने कैद करने वालों को किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई, यहाँ तक कि अपना असली नाम भी नहीं बताया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नूर इनायत खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
हाल ही में चर्चा में रही जनधन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2016। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिकों तक बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 28 अगस्त 2020 को 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री धन योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना को 28 अगस्त 2014 को औपचारिक रूप से शुरू किया गया। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 40.35 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं। गौरतलब है कि इस योजना को लागू करने से पहले वर्ष में इसके तहत 17.90 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे। हालिया आंकड़ों के अनुसार देश के विभिन्न बैंकों में जनधन खातों में जमा धन राशि 1.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। इस योजना के तहत खोले गए कुल बैंक खातों में से 63.6% ग्रामीण क्षेत्रों से। प्रधानमंत्री जनधन योजना में महिलाओं की भागीदारी 55.2% रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2014। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने अपने कौन से सीमावर्ती देश को बुनियादी ढांचा और रोजगार योजनाओं के लिए $50 लाख का अनुदान दिया है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। देखिए, म्यांमार में भारतीय राजदूत सौरभ कुमार ने शुक्रवार को भारत म्यांमार सीमा क्षेत्र विकास के तीसरे वर्ष के लिए सीमा मामलों के मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल के ओंग को $50 लाख का चेक दिया। 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री सिंह ने मनमोहन सिंह ने भारत म्यांमार सीमा विकास पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत भारत म्यांमार को बुनियादी ढांचों और रोजगार योजनाओं के लिए हर साल $50 लाख का अनुदान देगा। भारत की इस मदद से म्यांमार ने जिन राज्यों में 9 सड़कें व पुल और 5 स्कूल बनाए जा चुके हैं, इस मदद से करीब 28,000 लोग लाभान्वित हुए हैं। इसी तरह नागा स्वप्रशासित क्षेत्र में भी 14 सड़कें व पुल, 6 स्कूल और एक स्वास्थ्य सेवा केंद्र का निर्माण किया गया है। क्षेत्र में 49,000 ग्रामीण इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए म्यांमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने कौन सी संस्था के रिपोर्ट में गड़बड़ी के कारण उसके प्रकाशन पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी ट्विटर, ऑप्शन डी डूइंग बिजनेस। देखिए, डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट के प्रकाशन पर विश्व बैंक ने फिलहाल रोक लगा दी है। विश्व बैंक को शक है कि कई देशों द्वारा दिए गए आंकड़ों के साथ छेड़खानी की गई है और उसमें बदलाव किया गया है। बैंक अब इस अनियमितता की जांच कर रहा है। इसके बाद ही डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करने वाले देशों में चीन का नाम प्रमुख है। चीन के साथ अजरबैजान, यूएई और सऊदी अरब को आंकड़ों की अनियमितता करने वालों में शामिल किया जा रहा है। 2 वर्ष पहले की भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट पर विश्व बैंक के अर्थशास्त्री की तरफ से सवाल उठाए गए थे और इसमें हेराफेरी का आरोप लगाया गया था। वर्ष 2019 से 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में चीन की रैंकिंग 46 से चढ़कर 31 हो गई। विश्व बैंक के मुताबिक डूइंग बिजनेस 2018 और डूइंग बिजनेस 2020 की रिपोर्ट के आंकड़ों के साथ अनियमितता और हेराफेरी होने की बात निकल कर आ रही है। विश्व बैंक ने कहा कि हमारे आंकड़ों की विश्वसनीयता और निष्पक्षता और उसका सटीक विश्लेषण हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। इसे देखते हुए आंकड़ों के साथ होने वाली अनियमितता की जांच विश्व बैंक कर रहा है। यहां तक कि आंकड़ों के इकट्ठा करने की प्रक्रिया तक की जांच के निर्देश दिए गए हैं। डूइंग बिजनेस 2020 के सर्वे में भारत 190 देशों में 63वें स्थान पर आया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डूइंग बिजनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश के द्वारा भारत के लिए जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी जीएसपी सुविधा बहाल करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। देखिए, विश्व व्यापार में चीन के विस्तार को रोकने के लिए अमेरिका व भारत मिलकर काम करने की राह पर हैं। दोनों में कई कारोबारी मुद्दों पर सहमति को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका फिर से भारत के लिए जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस सुविधा बहाल कर सकता है। बदले में अमेरिका से आने वाली 28 प्रकार की वस्तुओं पर भारत आयात शुल्क कम या खत्म कर सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था को लागू करने को अमेरिका भारत जल्द मिनी ट्रेड डील कर सकते हैं। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक आपस में मिनी ट्रेड डील के लिए अमेरिका भी भारत की तरफ उत्सुक है। अमेरिका जिस देश की जीएसपी दायरे में रखता है उसके यहाँ से आयातित सामानों पर बहुत कम आयात शुल्क लेता है। पिछले वर्ष जून में अमेरिका ने भारत की जीएसपी की सूची से बाहर कर दिया था। उस समय भारत लगभग 2000 ऐसे उत्पादों का निर्यात अमेरिका में कर रहा था जिस पर वहां कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। इसमें उन उत्पादों की कीमत अमेरिका में कम होती थी और मांग वहां के बाजार में बनी रहती थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मनाए गए राष्ट्रीय खेल दिवस को किस खिलाड़ी के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन सी रामनाथन कृष्णन, ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। देखिए, मेजर ध्यानचंद के जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 1905 में इलाहाबाद यानी अब जो प्रयागराज में हुआ था। 16 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए। 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक में देश को हॉकी में गोल्ड मेडल दिलवाया। 1928 में आर्मस्ट्रांग ओलंपिक में 14 गोल किए। तभी से उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रहे। पद्म भूषण से नवाजा गया। 3 दिसंबर 1979 को निधन हो गया। उनकी जयंती पर हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसी दिन खिलाड़ियों को विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की विजेता कौन रही है? ऑप्शन ए मार्गरेट एटवुड, ऑप्शन बी बर्नार्डाइट एवरिस्टो, ऑप्शन सी मारिके लुकास रिजनेवेल्ड, ऑप्शन डी पीएच नेवेई। देखिए, हाल ही में वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को नीदरलैंड की 29 वर्षीय मारिके लुकास रिजनेवेल्ड ने जीता है। इसी के साथ मारिके लुकास रिजनेवेल्ड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक बन गई है। मैरी कॉम लुकास रिजनेवेल्ड ने अपनी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग ग्रामीण नीदरलैंड के एक कट्टर ईसाई समुदाय के एक किसान परिवार की कहानी है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में बात करें तो यह पुरस्कार हर साल किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ है और प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ हो। इस साल 30 भाषाओं में अनुवाद की गई है। 124 किताबें दौड़ में थी। इसका लक्ष्य विश्व भर के अच्छे उपन्यास के अधिक प्रकाशन और उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसे सामान्यतः केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निधन हुए हॉलीवुड के मशहूर मूवी सीरीज एडवेंजर्स के ब्लैक पैंथर का किरदार निभाने वाले अभिनेता का नाम क्या है? ऑप्शन ए रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ऑप्शन बी क्रिस एवांस, ऑप्शन सी चैडविक बॉसमैन, ऑप्शन डी टॉम हिडलस्टन। देखिए, ब्लैक पैंथर स्टार चैडविक बॉसमैन का शनिवार को कोलोन कैंसर के यानी आंत के कैंसर की वजह से 43 वर्ष की उम्र आयु में निधन हो गया है। वो पिछले 4 साल से कैंसर से लड़ रहे थे। उन्हें आधिकारिक ट्विटर हैंडल द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार बॉसमैन का वर्ष 2016 में कैंसर का पता चल गया था। उनका निधन घर में हुआ और अंतिम समय में पत्नी और परिवार उनके साथ थे। भारतीय मूल की अमेरिकी सीनेटर और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने बॉसमैन के निधन पर गहरा दुख जताया है। अभिनेता की मौत पर उनके परिवार की ओर से एक बयान जारी किया गया है। बॉसमैन का जन्म साउथ कैरोलिना के अफ्रीकी मूल के अमेरिकी परिवार में हुआ था। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से निर्देशन में स्नातक की डिग्री हासिल की। बॉसमैन ने अपने अभिनय की शुरुआत 2003 में छोटे पर्दे पर प्रसारित होने वाले एक सीरियल से की, लेकिन वो इसके लिए एक एपिसोड में ही नजर आए। वर्ष 2008 में पहली बार खेल के आधारित एक फिल्म द एक्सप्रेस द अर्नी डेविस स्टोरी में एक छोटा सा रोल किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चैडविक बॉसमैन। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।